Hello student, today we will discuss the T.S. Eliot poem The Love Song of J. Alfred Prufrock. Little bit biography we will discuss. T.S. Eliot was an American English-born writer and he wrote this poem in 1910 to 1911 के ड्यूरेशन में लिखी गई थी and it was published in 1915. एंड अगर आप उसको देखें इसके टाइटल को सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल को आप देखें तो बेसिकली इट्स अरोनिक टाइटल ऐसा टाइटल जो कि जो हम लव सॉन्ग जो अज्यूम करते हैं सॉन्ग इज़ द सिंबल ऑफ फेस्टिविटी जुबिलेशन हैप्पीनेस के मीनिंग में कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये जो पोम है जिस तरह की उनकी जो अदर पोम्स थी जैसे द होलो मैन, इस किस्म की जो पोम थी जिसमें मॉडर्न मैन को मुखातिब किया गया था, इसमें भी मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट किया गया, एक ऐसा मॉडर्न मैन हु इज़ द मिडल एज्ड। और मिडल एज मैन होने के अलावा जो है ऐसी जनरेशन है जो कि लॉस्ट जनरेशन है, जो कि यूथ और जिसकी यूथ और जो है हैप्पीनेस फिनिश हो चुकी है। मिडल होने की वजह से वो अपनी जो जवानी है उसको खो चुका है और उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी खुशी का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। और वो अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं और अपनी ज़िंदगी की जो ग्रीफ एलिमेंट्स हैं ज़िंदगी से रेलिवेंट, वो सब के सब उससे आगाह है। तो बेसिकली इट्स अ अरोनिक टाइटल एंड इट्स अ इंटीरियर मोनोलॉग। और इंटीरियर मोनोलॉग आपको पता है कि इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर जो एक उसका जो वो सोच रहा होता है राइटर या स्पीकर, वो सब डिपिक्ट होता है। यहाँ पे भी इसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही है ये पोम एक मॉडर्न मैन को, मॉडर्न वर्ल्ड को, और वो मॉडर्न मैन जो कि मूव कर गया रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। एक बात याद रखें, जब विक्टोरियन एज के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो लोग जो है रस्टिक लाइफ को खैराबाद कह के उन्होंने अर्बन लाइफ में सेटलमेंट स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड द मैकेनिकल लाइफ, मशीन लाइफ। जैसे कि आगे भी एक पोम पढ़ेंगे द अननाउन सिटीजन, ठीक है, वो नेक्स्ट राइटर की है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मॉडर्न मैन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर ही हैं, एलियनेशन, आइसोलेशन, और इसी तरीके से जो ग्रीफ का, अनसर्टेनिटी और डाउट का जो शिकार है, वो मॉडर्न मैन के प्रॉब्लम्स एक ही हैं। प्रॉब्लम ये क्या है कि दे लॉस्ट द कनेक्शन विद द नेचर एंड लॉस्ट द कनेक्शन विद द रिलीजन। दोनों चीज़ें ही ऐसी थी जो इट्स ऑलवेज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द ह्यूमन बींग्स। नेचर से जो हटा और अर्बन लाइफ को उसने स्टार्ट किया तो द मॉडर्न मैन बिकेम लाइक अ मशीन्स की तरह उसने सर्व करना शुरू कर दिया। और मॉडर्न मैन वो मॉडर्न मैन है जो कि सीरियस है, ठीक है, अनार्किस्ट है और एक थेरेपी कल्ट है। कि मॉडर्न मैन जो है वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि थेरेपीज़ का सहारा ले रहा है। जैसे कि आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से लोग हैं जो अपनी टेंशन एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। शीशा, आइस, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मॉडर्न मैन है वो फिज़िकल और मेंटल ट्रॉमा दोनों से ही गुजर रहा है, वो एक पैरानोया की सिचुएशन में है। तो एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिडिल एज बंदा है, ठीक है, वो अपनी यूथ लॉस्ट कर चुका है, हैप्पीनेस लॉस्ट कर चुका है, और उसके साथ साथ वो अपने सारे प्रॉब्लम से आगाह भी है। मॉडर्न प्रॉब्लम बेसिकली ये लॉस्ट जनरेशन है। इट वॉज द टाइम पीरियड नियर टू द वर्ल्ड वार 1। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसने ह्यूमन साइकी पर इफ़ेक्ट डाला, और इसकी वजह से उसने जो वो सोचता है, वो जो वो करता है, उसकी लोनलीनेस, आइसोलेशन, अनसर्टेनिटी, डाउट, ये सारे के सारे फियर और ये सारी सिचुएशन जो है वो इस पोम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है, अगर आप इसको देखें तो इसका एक थीम है एलिनेशन और आइसोलेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मॉडर्न मैन है जो कि रूरल जो एरियाज़ है उसको खैराबाद करके वो उसने सेटलमेंट कर दी है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी कहते हैं ना अर्बन सेटलमेंट हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, जिसकी वजह से जाहिर है कि इंसान ने जब नेचर के साथ कनेक्शन उसका ख़त्म हुआ तो नेचर वाज द सोर्स ऑफ कंफर्ट थी, सोर्स ऑफ नर्स थी, सोर्स ऑफ टीचर थी, तो वो कनेक्शन लॉस कर गया अपना। सेकंड जो है फियर एंड पैरानोया स्टेट, जो यूरोप था आफ्टर वन वार टू अनदर वार, एक बैंक ऑफ वॉर्स का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से जो ये अपनी जो यंग जनरेशन को लॉस्ट कर चुका था,
ठीक है। और जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी और डाउट हर तरफ, जब उसने ब्लड शेड, डिस्ट्रक्शन और कियोस, अनार्किस्ट सिचुएशन देखी, तो इस सब सिचुएशन के साथ साथ उसका जो जब वो ही वॉज प्रेइंग, तो उसको ऐसे लग रहा था कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ठीक है। दुआएं जैसे कि सेकंड कमिंग, ये भी एक पोम है इसी ही मॉडर्न टाइम पीरियड से ही रेलिवेंट, कि जब वो दुआएं मांग रहा था, थिंग्स फॉल अपार्ट हो गई, चीज़ें जो हैं वो कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स जो कि इंसान को जोड़े रखती थी दूसरे इंसानों के साथ, वो जो है ह्यूमन बींग जो है कल्चर क्राइसिस का शिकार हो गए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मॉडर्न डायलेमा में कंसिडर की जाती हैं, जो मॉडर्न मैन जिसकी वजह से सफ़र कर रहा था। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जब वॉर्स हो रही थी, तो उसका एक रिजल्ट ये निकला कि जो उनके जो मेन की जो तादाद है, पॉपुलेशन, वो रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से वीमेन ने क्या स्टार्ट कर दिया, वर्किंग इन्वायरमेंट उनके लिए पॉसिबल हो गया। फिर उन्होंने दे हैव टू टेक केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, और उनकी फाइनेंशियली अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना था। उससे पहले प्योरिटन टाइम पीरियड था, जिसकी वजह से सख्त रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, वो भी गुजरा वो टाइम पीरियड। उसके बाद भी औरतों को जो है राइट फॉर द वोट और राइट फॉर एजुकेशन गेट नहीं हो सका। सो ये वो क्राइसिस थे जिसने एक तरह से जेंडर का जो रोल था उसको डेविएट कर दिया मैन से वीमेन की तरफ। सेकंड, अगर आप इसको देखें, इस पोम की टोटल जो पोम है, इसका तकरीबन 131 लाइन्स हैं और इरेगुलर राइमिंग स्कीम। जब आप उसको रीड आउट करोगे तो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस फ्री वर्ड्स। आपको वो पता है कि मॉडर्न जो राइटर हैं ज़्यादातर फ्री वर्ड्स में ही लिखते हैं, रूल्स रेगुलेशन, जो फ्लावरी लैंग्वेज और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन टी.एस. एलियट का स्टाइल ऐसा है जिसमें आपको मैक्सिमम तादाद में आपको अलूजन्स का इस्तेमाल मिलेगा, रेफरेंसेस का इस्तेमाल मिलेगा, एपिग्राफ्स का मिलेगा, इंटरटेक्सचुअलिटी के एलिमेंट्स मिलेंगे, और इसी तरीके से आपको टेम्पोरल डिस्टॉर्शन जो कि मॉडर्न पोइट्री की फीचर्स हैं, आपको उसमें बड़े ही वाजिया और कहते हैं ना प्रोमिनेंट वे से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके एपिग्राफ को देखें, स्टार्ट में जो एपिग्राफ होता है, जो कि पोम के स्टार्ट में इसने दिया टी.एस. एलियट ने, और ये तकरीबन है 6 लाइन्स हैं जो कि इसने डिवाइन कॉमेडी से लिए। किसकी? दांते गेब्रल रसोटी के जो थे डिवाइन कॉमेडी, उससे गेट की थी, उससे वहाँ उसने ली, बोरो की, और यहाँ पे उसने उसको यूज़ किया। इसके अलावा जो उसके बाद जो पोम स्टार्ट होती है, उसके बाद अब जैसे से आप आगे मूव करते हैं, आपको इसमें अलूजन्स का बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि इसमें वो एक जगह कहता है, इन द रूम द वीमेन कम एंड गो, द टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वो टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसमें जो वीमेन का जो रोल है वो चेंज हो चुका है। अब इससे पहले जब प्योरिटन टाइम पीरियड को अगर आप देखें इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, तो प्योरिटन दे वर सो मच स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इवन कि उन्होंने जो ग्लोब थिएटर था शेक्सपियर का, उसे भी बर्न आउट कर दिया। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस जो थी बहुत ज़्यादा थी। वो वीमेन का वो राइट वोट, एजुकेशन और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वैसे नहीं गेट हो रही थी। ज़्यादातर वो जो प्रोफेशन अडॉप्ट कर रही थी, या तो नर्स का होता था, मेड का होता था, हाउस वाइफ का, इस किस्म के प्रोफेशन उनके लिए सूटेबल समझे जाते थे। जैसे कि जो है एक और जो फेमस राइटर है, अगर आप उसको देखें, जो इवन के वुमेन को राइट नहीं था कि वो जब लिटरेचर में अपना वर्कआउट लिखे, मैरी एन एवन, जो कि जॉर्ज एलियट थी, कि वो अपने नाम से रिप्रेजेंट करे। द मिल ऑन द फ्लॉस, जो एक उनका फेमस नावल है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उनके पेन नेम से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये बेसिकली उस टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करे कि कितना हार्डेस्ट तरीन टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद वो माइकल एंजेलो का, या यहाँ पे जब आप किसी का रेफरेंस यूज़ कर रहे हो तो वो अलूजन में कंसिडर, इसमें बिब्लिकल रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, ग्रीक रेफरेंसेस भी आते हैं, जैसे कोई मिथ वगैरह का रेफरेंस यूज़ कर रहा है। यहाँ पे भी वो माइकल एंजेलो एक ऐसे इटालियन जो है पेंटर को यहाँ कोट कर रहा है कि वो ज़माना बदल गया, पहले जो थे रिस्ट्रिक्शंस उसके मुकाबले में अब वो ख़त्म हो गई हैं। अब औरतें जो फ्रीली मर्दों के बारे में बात कर रही हैं। इसके अलावा 901 से लेकर 9010 तक का टाइम पीरियड, जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई, उसके बाद ये जो 10 साल थे, इसमें इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा चेंज, रेवोल्यूशन है।
फ्रीडम ऑफ कह सकते हैं, सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से नहीं, रोल्स के हवाले से। जैसे किंग एडवर्ड उस टाइम पीरियड में 1901 से 1910 तक का टाइम पीरियड था, किंग एडवर्ड का होल्ड था उस टाइम पीरियड के अंदर, उसे न्यू ईरा कंसीडर किया जाता है। इस हवाले से जो है किंग एडवर्ड ने जो फ्रीडम औरतों को, मर्दों को और सेक्चुअलिटी के हवाले से जो मुख्तलिफ डिस्कशंस थी वो ओपनली की जाने लगी। जो प्योरिटन्स की रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस और उनका जो होल्ड था वो ख़त्म हो गया, चर्च का होल्ड ख़त्म हो गया। अब जो है लोग जो हैं उनके जो रोल्स हैं मेल और फीमेल जो हैं वो चेंज हो गए। यही वजह कि टी.एस. एलियट की अगर आप वेस्टलैंड भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सेक्चुअलिटी के एलिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगे। तो ये एडवियन एज को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि आपको एक बात मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि वॉर्स की वजह से बहुत ज़्यादा वॉर्स हुई हैं, जिसकी वजह से इन जो ह्यूमन बींग्स है दे लॉस्ट द होपलेस कंडीशंस में है, दे आर एमलेस, दे आर एंग्री, दे लॉस्ट द कनेक्शन विद द रिलीजन, दे लॉस्ट द मोटिवेशन, दे स्टार्टेड टू थिंक दैट देयर इज़ नो गॉड। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे चेनवा एचपी देयर इज़ नो गॉड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि उसमें ओपनली डिस्कशन मस्कुलिनिटी के हवाले से जो फेमिनिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। इसलिए आपको वेस्टलैंड में इसके एलूजन्स के साथ साथ इस तरह के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मैरिटल स्टेटस के हवाले से, मेल और फीमेल के हवाले से बहुत सी चीज़ें टी.एस. एलियट की जो पोम है वेस्टलैंड में मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी राइटर होता है वो अपने टाइम पीरियड, अपनी सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा होता है। उस वक्त जो सोसाइटी की थॉट्स, उसकी कंडीशन, उसके कल्चर, उसके वैल्यूज, नॉर्म्स, इस सब चीज़ें उसके वर्क के अंदर आपको नजर आती हैं। इसी तरीके से अगर आप उसको देखें, जेंडर रोल के बाद World War I की भी मैंने बात कर ली है, एडवियन एज की भी बात की। अलूजन वो यहाँ पे यूज करता है और वो कहता है कि नो, आई एम नॉट अ प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी एंड एन अटेंडेंट लॉर्ड। अब बेसिकली वो रेफरेंस दे रहा है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की, जो रेनेसा टाइम के अंदर था, जिसमें जो हैमलेट प्रिंस था, जो हैमलेट था, ऑल द टाइम ही वॉज कन्फ्यूज्ड, he was unable to do anything, all the time he was in the soliloquies situations, और वो अपनी ही इंटीरियर मोनोलॉग अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और उसके अंदर वो डिसाइड नहीं कर सकता कि वो ही हैज़ टू टेक द एक्शन और नॉट। उसे अपने फादर के कत्ल का, मर्डर का बदला लेना है और वो किस तरह ले। तो ये सारी सिचुएशन है टू बी और नॉट टू बी, दिस इज दैट इज़ द क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें हैं वो उस हेमलेट का रेफरेंस दे रही है कि वो उसको कह रहा है कि मैं प्रिंस हेमलेट की तरह नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मेरा लेकिन एम एन अटेंडेड लोन अटेंडेड लॉर्ड। लेकिन प्रूफ अपने आप को बताता है कि अल्यूजन ऑफ द हेमलेट शोज दैट एट लीस्ट प्रूफ ऑफ सेल्फ इमेज, ही डजंट पोजेस द हेमलेट ग्रैंडियोसिटी एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस बट ही इज ऑल्सो द स्टेट। वो कहते हैं मैं उसकी तरह शानदार नहीं है, मेरी जो ग्रैंडियोसिटी है उस लेवल की नहीं है जो एक प्रिंस की थी, लेकिन जो मेरी कंडीशन भी उस प्रिंस हेमलेट ही की तरह है, टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं। इंडिसेसिव हीरो था वो, और इसी तरह मेरे भी जो डिसीजंस है, मैं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का हूँ। मॉडर्न मैन जो है हमेशा डाउट्स, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन का शिकार रहा है, ठीक है, इन सब का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा अपने लिए, ठीक है। और इसी तरह उसका लैक ऑफ कम्युनिकेशन है अपने रिलेटिव्स के साथ, और इवन के दे प्रेफर, आप खुद ही एज्यूम कर लो कि नाउ डेज वी प्रेफर टू डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स विद आवर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ आवर पेरेंट्स। अब वो जो एक लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, जो एक बाउंड होता था फैमिली का, वो ब्रेकअप हो चुका है। तो लोग जो हैं गैरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स पर ट्रस्ट, ब्लड रिलेशन से दूर हो गए। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो ब्रेकअप होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर फार अवे फ्रॉम द फ्रॉम आर एल्डर्स, और उनकी जो एक ग्रूमिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। ऑल द टाइम दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन द मोबाइल फोन्स, IT एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी,
ने उन पर बैड इफ़ेक्ट डालने शुरू कर दिए, बिकॉज वी हैव नॉट द टाइम फॉर आवर ओन चिल्ड्रन। तो ये जो है फैमिली जो है और सोसाइटी है वो एक तरह से डिटोरिएशन के फेज से गुजर रही है। सारा उसको मॉडर्न मैन के प्रॉब्लम्स ही को जो है प्रूफ रॉक डिस्कस कर रहा है। बेसिकली वो खुद को नहीं डिस्कस कर रहा, वो मॉडर्न मैन मॉडर्न सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसको अगर आगे देखें तो बेसिकली ये एक सटायर है मॉडर्न मैन पे और मॉडर्न सोसाइटी पर। और इसमें एक जो मॉडर्न फीचर है टेम्पोरल डिस्टॉर्शन का, वो भी डिस्कस किया है। इसमें टेम्पोरल डिस्टॉर्शन में इसने ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। पहली चीज़, मॉडर्न मैन 20th सेंचुरी की बात कर रहा है, प्रूफ रॉक रेलिवेंट है 20th सेंचुरी से, ठीक है, मॉडर्न मैन से रेलिवेंट है। जान डान डांटे गैब्रियल जो है वो है 14th सेंचुरी का। इसी तरीके से जो हैमलेट था वो रेनेसां टाइम का 16th सेंचुरी का। तो टेम्पोरल डिस्टॉर्शन जो फीचर होता है इसमें आप मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स का रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो इसने 3 रेफरेंसेस यूज़ करके उसे यूज़ किया है। और किस तरीके से जो मॉडर्न मैन है, जिस तरह डिवाइन कॉमेडी के अंदर गाइडो दी फ्लैक्ट्रो था, वो जहन्नुम के अंदर है एंड वाज डिस्कसिंग एंड टेलिंग अबाउट हिज क्राइम और सिंस, और उसे जो है कन्फेस कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो जो प्रूफ रॉक है वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है। तो इसी तरह डिवाइन कॉमेडी का जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें टीएस एलियट के वर्कआउट में आपको उसके एलिमेंट्स मिलेंगे कि किस तरह जो था 27 कैंटो जो था डांटे का इन्फेर्नो डिस्क्राइब किया प्रूफ रॉक ने। आइडियल लिसनर, एक प्रूफ रॉक जो है बेसिकली एक ऐसा आइडियल लिसनर है, जिस तरह आप कह सकते हैं द आइडियल लिसन द वन हु इज़ लॉस्ट एज द स्पीकर, क्योंकि उसके पास ऑडियंस नहीं है, लोग नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से लोग जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, विद द ब्लड रिलेशन, विद द फैमिली रिलेशन। और इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न टाइम को। थैंक यू।